चार्टर एक्ट ऑफ 1793 नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। पिछली सीरीज में आप लोगों ने 1784 का प्रेस इंडिया एक्ट, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट देखा है, तो जैसे तो ना देखा हो जाके पीछे से देख ले, प्लेलिस्ट में लिखा होगा। चार्टर एक्ट 1793, ये चार्टर वर्ड ही क्या, पहले इसको जानते हैं कि आखिर ये चार्टर वर्ड क्या है ना। जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं या जो पहले से सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे इन चीजों को। चार्टर क्या होता है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो 1600 से लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली देती है। ठीक है, 1600 में उसने बोल दिया कि आपके अलावा कोई भी ब्रिटेन से नहीं जाएगा, ब्रिटिश कंपनी कोई और नहीं जाएगी कहां पे, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ठीक, इसी को उसने 1615 में फिर से रिवाइज किया। 1784 में गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसने कंपनी में काफी करप्शन हो रहा था, उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और फिर आपने उसी सीरीज में देखा कि अमेंडिंग एक्ट आ रहा है। यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट से ही पास होगा और ये बताएगा कि अगले 20 इयर्स के लिए क्या होगा। मतलब आगे से क्या होगा आपको 1793 के बाद नेक्स्ट चार्टर ईयर कब मिलेगा, 1813 में मिल जाएगा, नेक्स्ट 20 ईयर बाद। फिर नेक्स्ट 20 ईयर के बाद आपको फिर जो है चार्टर मिलेगा विच इज 1833 चार्टर। फिर नेक्स्ट 20 ईयर के बाद आपको मिलेगा 1853 चार्टर। हालांकि 1853 के चार्टर को नेक्स्ट 20 ईयर के लिए नहीं लागू किया गया, ये चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, तो बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जो कॉर्नवालिस को स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं उन्हीं स्पेशल प्रिविलेज को गवर्नर जनरल के लिए फिर से बताया जाए, कंपनी को आगे के 20 इयर्स के लिए गाइड किया जाए। कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, बस ये कि कॉर्नवालिस की पावर्स को फिर से आगे बढ़ाते हुए चला जाए, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जाए, यही 1793 के चार्टर का मेन मोटिव है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि कंपनी को जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए कंपनी को ये क्या करेगा, गाइड करेगा। और ये गाइड कौन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ही तो गाइड करेगी, है ना। क्या दिक्कत क्या है कि 1793 तक आते आते कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 3-4 चीजें करी। पहला आपका बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 की जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल पे कब्जा। और अब कंपनी जो है एक काम और कर रही है, बैटल ऑफ एंग्लो या एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट, फिर इसी में उसने एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड। ठीक, और इसी सीरीज में कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड। ये 3 वॉर भी जीते। और फिर आपने एक चीज देखी कि एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ उसको ब्रिटिशर्स हारे 1785 में। काफी चीजें हो चुकी हैं। और अगर आप ये देखते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक, सेकंड कर्नाटिक वॉर, इतने सारे वॉर लड़ने के बाद जो है ब्रिटिश ने बहुत सारी इनकम भी गेन करी है। और एक कंपनी जो है वो अपने आप को एक इंडियन प्रिंसली स्टेट के इक्वल ले आई है, बंगाल की टेरिटरी को उसने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल एक्सपेंशन की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में इस कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए देखिए 1773 में उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बोला, सुपरविजन में जो है मद्रास और बॉम्बे को रखा। जब मैं सुपरविजन वर्ड बोल रहा हूं और उसको देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में फर्दर कंटिन्यू किया गया, तो ऐसा क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल के अंडर में आप देखेंगे किसको, बॉम्बे और मद्रास, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में हम सबको देखें तो हमको क्या दिख रहा है, काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन दिख रहा है, यूनिटरी सिस्टम दिख रहा है। ये यूनिटरी सिस्टम क्यों दिख रहा है, आप ये भी देखिए कि 70-80 में जो है यूएसए आजाद होता है। और ऐसा नहीं कि यूएसए पहले से आजाद के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा होता है, 70-80 के बहुत पहले से भी काम कर रहा होता है, 70-80 में आगे आजाद हो जाता है। तो उस आजादी में हमने देखा कि जो यूएसए है उसका जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है उसमें 13 अलग अलग कॉलोनीज है, 13 अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, 13 अलग अलग चार्टर्स हुआ करते थे। 13 लोगों ने मिलकर या 13 कॉलोनीज ने मिलकर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड उठाते हुए यूके के अगेंस्ट एक रिवोल्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दी, आजादी हो गई। तो ऐसे में अगर इन सबके ऊपर एक कॉमन गवर्नर जनरल होता तो शायद यूके को उसको नेगोशिएट करने में या उसको डायरेक्ट करने में आसानी होती। यहाँ पे हमको डिसेंट्रलाइजेशन दिखा, जो एक कमी दिखाई दी यूएस रिवॉल्यूशन में, और वो कमी को आपने यहाँ पे इंप्रूव करते हुए सेंट्रलाइजेशन की दिशा में काम किया। डिसेंट्रलाइजेशन कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी।
वहीं पे हमको दिख रहा है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी वुड बी कैरीड आउट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंपनी आज से इस चार्टर के बाद क्या होगा कि कंपनी जो भी शासन करने जा रही है, आपने पिट्स इंडिया एक्ट में सुना होगा कि पहली बार ब्रिटिश पोजेशन वर्ड यूज किया गया इंडियन टेरिटरी के लिए, और साफ साफ किया जा रहा है कि कंपनी शासन जो कर रही है, जो पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है, देखिए सीधी सी बात है, कंपनी यहाँ पे किस लिए आई थी? कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी। तो ट्रेड जो कर रही है वो कंपनी का खुद का है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल वर्क कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में कुछ काम कर रही है, तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रही है। कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश रूलिंग के लिए एक बेंचमार्क है 1793 का चार्टर जो बता रहा है कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कहीं ना कहीं कॉलोनाइज करने की दिशा में काम किया। आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन उठाते चलते देख रहे हैं। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो उनके लिए मैं कुछ रिवीजन क्लासेस रख दूंगा अलग से, उनको मैं पढ़ा दूंगा, और जो पुराने ज्वाइन है वो भी उन रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, इसका कोई इशू नहीं है। तो वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन ये उठाया कि क्या ब्रिटेन ने इंडिया में कॉलोनाइजेशन किया, है ना, और उस कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ। ब्रिटिश कहता है हमने नहीं किया, हम तो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती चली गई जिसके कारण वो चेंजेस होते चले। तो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियंस है वो बताने की कोशिश करते नहीं, आपको 1600 से करने आए थे। कम्युनिस्ट अप्रोच से बोलते नहीं 1600 से नहीं, लेकिन हाँ 1773 से हमको ऐसी ग्लिम्स दिख रही है, आपके चार्टर्स में भी ऐसी ग्लिम्स दिख रही है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डायरेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है। चार्टर एक इस बात का सिग्निफिकेंस, इस बात का एविडेंस है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? सिग्निफिकेंस में गलत बोल गया, चार्टर एक्ट इस बात का एविडेंस है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ठीक, अब इस चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजंस है? की प्रोविजंस क्या है? ठीक है, अब इस चार्टर एक्ट को हम देखेंगे। अब यहां से जो कुछ भी चालू होता है वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्री या जो भी आप लोग बोलते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। या आप कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव है वहां पे ये हमारे काम आएगा डेटा। ठीक, तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो चार्टर एक्ट ने साफ साफ यहां पे क्लियर कर दिया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो साफ साफ क्लियर कर रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है कंपनी रूल करेगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? दिस विल या दिस solidified the British control over India। ठीक, अगर आपको मेंस में भी लिखने के लिए है ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, तो आप एक हेडिंग डाल दीजिए कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन। और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसने क्या किया? सॉलिडिफाइड कर दिया किसको? ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया के ऊपर। मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि एक चीज तो ये कि आप जितने भी एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं उन एक्सपेंसेस में खासतौर से आपको दिखाना पड़ेगा क्या? डिविडेंड्स, कि आपने किस तरीके से डिविडेंड्स देने में खर्चा किया, सैलरीज आपने क्या दिखाई, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और आपने किस तरीके का कोई लोन अगर लिया है तो उस लोन का भी जो है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और इन सब चीजों के बाद जो खर्चा दिखाने के बाद जो बचेगा, तो आप 5 लाख पर एनम, 5 लाख पाउंड्स पर एनम जो है आप देंगे किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। यहां तक सबको क्लियर? ऐसा क्यों? देखिए, कंपनी आपको, मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, 1784 का पिट्स इंडिया पढ़ाया, मैंने आपको हर बार बताया कि कंपनी अपने आप को कर्जे में दिखाती है। क्यों दिखाती? 1600 में जो कंपनी बनी, तो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली दी गई, आपके अलावा कोई ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी इंडिया में। एक बात की ट्रेड मोनोपोली कौन दे रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही है, क्राउन की तरफ से ट्रेड मोनोपोली दे रही है, तो आपको उसके बदले में टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी क्या दिखाती है? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, कर्नाटक हो गया, मैसूर वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया, इतने सारे वॉरों में हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हम खुद ही लोन में हैं, हम खुद ही जो है लॉस में हैं, प्लीज हमको लोन दे दीजिए। कंपनी फर्दर लोन की डिमांड और कर देती है। तो लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए कि आप जो है क्लियर करिए।
आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके दिखाइए कि आप कर क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्टर में भी हमको जो है ये चीजें दिखाई देंगी। यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट है ना? तो अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे आप अपने लॉस जो दिखा रहे हैं, है ना? तो कंपनी क्या कर रही है, ये लॉस को कम करने के लिए कंपनी क्या कर रही है इस टाइम पीरियड में? कॉर्नवालिस है, ये हिस्ट्री का सेगमेंट है जो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। एक परमानेंट सेटलमेंट लेके आ रही है, ठीक। एक फिक्स्ड डेट को फिक्स अमाउंट, ठीक है, लिया जाएगा किससे? बंगाल में। मान लीजिए इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, इस तरीके से, और हर पार्ट में एक लैंडलॉर्ड होगा। वो लैंडलॉर्ड अपने एरिया के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और फिक्स डेट को कलेक्शन को जाके कलेक्टर की कोर्ट में दे देगा। ऐसा ही बी भी करेगा, ऐसा ही सी करेगा, ऐसा ही डी करेगा। इसको डिटेल में हम परमानेंट सेटलमेंट को कहा देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की कहा, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हम जैसे पता है पहले से डिसाइड हो गया, कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई जो लैंडलॉर्ड ए है वो 3 तारीख को हमें 3 लाख रुपए देगा, या लैंडलॉर्ड बी जो है वो 4 तारीख को हमें 2 लाख रुपए देगा, लैंडलॉर्ड सी जो है वो 10 तारीख को हमें 2 लाख रुपए देगा, लैंडलॉर्ड डी जो है वो 15 तारीख को 1 लाख रुपए देगा। तो जब पहले से असेसमेंट हो चुका है, और ये असेसमेंट कैसे हो रहा है? मुगल टाइम पीरियड में हम लोगों ने आगे जाके, जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मुगल टाइम पीरियड में हम लोगों ने सिकंदर लोदी का नाम सुना। सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में गजे सिकंदरी हुआ करता था। तो उस गजे सिकंदरी को बेस बनाते हुए मुगल एरा में टोडरमल ने जो है असेसमेंट कराना चालू करा। तो मुगल रिकॉर्ड्स के बिहाफ में पता चलता है कि किसके पास कितनी लैंड है, किस एरिया में कितनी लैंड है, कौन किस लैंड का मालिक है। ब्रिटिश ने रिकॉर्ड्स को यूज किया, ठीक। तो पहले से असेसमेंट कर लिया गया, पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि हाँ भाई इतना आएगा। अगर मान लीजिए आपने बोला कि ए एरिया से 10 लाख आएगा, बी एरिया से मान लीजिए ए एरिया से 10,000 आएगा, बी एरिया से 20,000 आएगा, सी एरिया से 5,000 ही आएगा। आपको पहले से पता है कि हाँ भाई जो है 35,000 रुपए आना था, और हमने जब रेवेन्यू कलेक्ट किया तो हमने देखा कितना है, 34,000, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन होते रहेंगे। तो इसलिए जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक काम करेगी, इसेंशियल एक्सपेंसेस दिखाएगी, जो भी इसके इसेंशियल एक्सपेंसेस है, जो कलेक्टर को उसने सैलरी दी, उस सैलरी के लिए उसने क्या खर्चा किया, इंटरेस्ट क्या लिया। तो ये सब का जो है कलेक्शन कहां से कर रहा है? इंडियन रेवेन्यू से कर रहा है। ये सब दिखाने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से 5 लाख रुपए पर ईयर जो है आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को, 5 लाख पाउंड पर ईयर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट चेंजेस की, ठीक। तो अभी आप लोगों ने अमेंडिंग एक्ट में देखा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? उसकी कुछ अथॉरिटीज बढ़ाई गई थी, किसमें? गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट में, कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी की अपॉइंटमेंट में। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के राइट्स को बढ़ाया गया था, किसमें? कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी, इसकी अपॉइंटमेंट में उसको अथॉरिटी दी गई थी। और इन सभी चीजों के लिए उसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन से, मतलब क्राउन, देखिए क्राउन की परमिशन क्या होती है? जैसे हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन मतलब इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन, उसी तरीके से चूंकि हम ब्रिटिश लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो क्राउन की परमिशन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन, या आप कह सकते हैं कि क्राउन की परमिशन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन, ठीक है। तो गवर्नर जनरल और किंग इन काउंसिल, किंग कमांडर इन चीफ ऑफ किंग आर्मी जो हुआ करता था, उसके अपॉइंटमेंट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पहले पावर मिली 1786 में। 1793 में उन्होंने सोचा कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये बहुत ज्यादा एम्पावर्ड हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, और ये जो आपका कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी है ये भी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? ये एक फाइनेंशियल या आप कह सकते हैं कमर्शियल पर्सनालिटी थी, कमर्शियल बॉडी थी। तो कमर्शियल बॉडी को आप राइट दे देंगे कि पॉलिटिकल बॉडीज के अपॉइंटमेंट में, तो फिर कमर्शियल बॉडी पावरफुल हो जाएगी ना, तो फिर वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगेगी, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगेगी। जैसे मान लीजिए अब अंबानी जी को पावर दे देगी जो है इंडिया का सीडीएस कौन होगा, इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उसमें भी क्या आपका रोल होगा? तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी के अपॉइंटमेंट में फिर से जो है रॉयल ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे से कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट में रॉयल ऑर्डर होगा। असल में कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में थोड़ा सा लूप होल डाले गए, तो उसके बाद वापस जो है फिर से जो है
ब्रिटिश पार्लियामेंट के फेवर में ही ये रूल आ गया। यहां तक सबको क्लियर? अपॉइंटमेंट चेंजेस, कोई डाउट? ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रेड मोनोपोली की। ठीक है, तो ट्रेड मोनोपोली आपको अच्छे से पता है, कंपनी जो 1600 से 1600 से ट्रेड मोनोपोली लेके चल रही है कि कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटिश कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, वो ट्रेड मोनोपोली नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए फिर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? साथ ही साथ ये भी बोला जाता है, आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने जब बंगाल पढ़ा था, तो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं इस तरीके से क्लासी के पहले। बंगाल में क्या होता है, फरूख शेयर ने एक राइट दे रखा था कि कंपनी का प्राइवेट ट्रेड जो है, मतलब कंपनी जो ट्रेड करती है वो टोल टैक्स फ्री ट्रेड होगा। याद है आपको? और कंपनी के ऑफिसर्स भी इसी टोल टैक्स फ्री ट्रेड का यूज कर रहे हैं, है ना? तो ये इश्यूज बहुत पहले से बंगाल में बना हुआ था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब जाके इसको क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट 20 ईयर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली तो होगी ही होगी, साथ ही साथ नेक्स्ट 20 ईयर तक जो है कंपनी के ऑफिसर्स भी जो है वो भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज आपको? और इसके लिए कंपनी अपने ऑफिसर्स को प्राइवेट ट्रेड करने के लिए, प्राइवेट ट्रेड पे जो है क्लाइव ने रोक लगा दी थी, सोसाइटी ऑफ एक्ट ऑफ सोसाइटी ला के एक रूल जो है 1765 ने रोक लगाई थी। लेकिन फिर से जो है यहाँ पे जो है कंपनी के ऑफिसर्स को राइट दिया गया है, वो अपना प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी के ऑफिसर्स को एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इस लाइसेंस को हम लोग एक नाम देते हैं, और हम लोग क्या देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नाम दे रही है, उसका नाम है कंट्री ट्रेड। इस लाइसेंस का नाम कंट्री ट्रेड है। अगर आप इस लाइसेंस के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो कंट्री ट्रेड कहलाएगा। ठीक, कहीं कहीं इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, प्रिविलेज। इस लाइसेंस के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, क्योंकि आप कंपनी के ऑफिसर हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक, तो कंट्री ट्रेड और प्रिविलेज का यूज करके ये लोग ट्रेड मोनोपोली कर रहे थे। और चाइना के साथ जो है ओपियम, ओपियम का ट्रेड इससे बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। ओपियम समझते हैं आप लोग? अफीम। ठीक, क्यों ओपियम का ट्रेड क्यों ज्यादा प्रमोट हो रहा है? और आपको अच्छे से याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है, 1600 में कंपनी आती है, तो कंपनी ट्रेड मोनोपोली तो लेके आती है, कंपनी के अलावा कोई और कंट्री की कंपनी यहां तो नहीं आएगी, ऐसी तो गारंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। मतलब फ्रेंच कंपनी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। हाँ, ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी कोई दूसरी, इस बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है ना? तो या पोर्चुगीज नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ब्रिटिश नहीं दे सकता, या डेनिश नहीं आएगा, इस बात की गारंटी ब्रिटिश नहीं दे सकता। तो इतनी सारे अदर कंपनी, अदर कंट्रीज की जो कंपनी आ रही है, जो यहाँ पे ट्रेड कर रही है, उससे क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है। तो ये 1600 से प्रॉब्लम चलती चली आ रही है भाई। सिंपल सी बात है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी अगर यहाँ पे मौजूद होगी तो वो जैसा चाहेगी उस रेट पे मार्केट से प्रोडक्ट लेगी और उसको जाके यूरोप में सेल आउट कर देगी, है ना? अभी तो मर्केंटाइल फेज चल रहा है, लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था 1813 में मर्केंटाइल फेज खत्म होता है। मर्केंटाइल फेज का मतलब ये कि प्रोडक्ट खरीदो वहां जाके बेचो। खरीदने के लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार यहाँ पैसा लाना पड़ता था अपने आप ब्रिटेन से 1600 से ब्रिटिश कंपनी को। ठीक है, अपनी अदर इनकम के सोर्सेज को यहाँ पे लगाना पड़ता था। और 1765 में जब उसने बैटल ऑफ प्लासी किया, क्या नाम है, इलाहाबाद की ट्रीटी करी, तो उसको पावर मिल गई बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करनी। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि इस पैसे के दम पे वो क्या करती है, यहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करती है, बेचती है जाके यूरोप में। लेकिन जब 1765 के पहले की पोजीशन में क्या करता था, वो रीजनल ट्रेड डेवलप करती, इंडियन प्रोडक्ट को चाइना में बेचती थी, चाइना प्रोडक्ट को इंडिया में बेचती थी, और यहाँ पे रीजनल ट्रेड से जो इनकम करती थी, उस इनकम से यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा, उसको जाके यूरोप में सेल किया। तो 1600 से लेके 1765 के बीच में उसकी मजबूरी थी रीजनल ट्रेड करना, क्योंकि उसके पास कोई टेरिटरी नहीं थी। 1765 के बाद उसके पास ऑफिशियली एक टेरिटरी आ जाती है, जो कि बंगाल है ना? तो इस बीच उसने क्या किया कि चाइना के साथ ट्रेड डेवलप कर लिया, और ओपियम ट्रेड जो है बहुत पीक पे आ गया। चाइनीज को जो है, ये जो कंपनी ऑफिसर्स है, वो भी अब ओपियम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 1793 में प्रोविजन दिया। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट है ना? चलिए, तो ट्रेड मोनोपोली के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपावर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी क्या? अभी तक आपने देखा था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है,
ये देखिए, ये जो आपका बॉम्बे है और ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है और ये आपका बंगाल, ठीक है। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अंडर में डायरेक्टली सुपरविजन में बॉम्बे और मद्रास 1793 में प्रोविजन किया गया कि इसके डायरेक्ट अंडर में आ जाएगा। ऐसा इसको इतना एम्पावर्ड कर दिया गया कि गवर्नर जनरल, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे विजिट करने गया, तो उस टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे की जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो जाएंगी बंगाल के गवर्नर जनरल में। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास विजिट करने गया है, तो उस टाइम पीरियड में मद्रास के गवर्नर जनरल की नहीं, गवर्नर जनरल वर्ड तो सिर्फ बंगाल के लिए यूज होता है ना, सेंट्रलाइजेशन चल रहा है। तो मद्रास के गवर्नर की जो पावर है वो सारी की सारी कहां चली जाएगी, गवर्नर जनरल की। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर मोदी जी का यूपी आते हैं तो योगी जी की सारी पावर मोदी जी को मिल जाएगी। अगर मोदी जी केरला जाते हैं तो वहां पे जो सीएम है पिनाई विजयन, शायद मेरे ख्याल से इसमें डी राजा नहीं है, सारी पावर उनको मिल जाएगी, है ना। या मान लीजिए मोदी जी फॉर एग्जांपल पंजाब जाते तो भगवंत मान की सारी पावर मोदी जी को मिल जाएगी। तो गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड किया गया है यहाँ पे। ठीक, दूसरी चीज वही कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में, है ना, जो अमेंडिंग एक्ट 1786 में इसको पावर दी गई थी, कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी, वो सभी गवर्नर जनरल के लिए, मतलब अगर, क्योंकि 1793 में जो है गवर्नर जनरल कौन बनता है, जॉन शोर बनता है। जॉन शोर के बाद क्या बनता है, वेलेस्ली बनता है। तो वेलेस्ली के बाद कौन बनता है, मिंटो फर्स्ट बनता है। तो मिंटो फर्स्ट के बाद कौन बनता है, हेस्टिक्स बनता है। वॉरेन हेस्टिक्स और हेस्टिक्स अलग है। तो ये लगभग आपका 1813 तक इतने सारे गवर्नर जनरल आ रहे हैं। और आपने यहाँ पे ये पावर किसको दे रखी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को पलटने की सिर्फ कॉर्नवालिस को दे रखी थी आपने। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को पावर दे रखी थी, ये पावर फर्दर सभी को ट्रांसफर की जानी। तो एम्पावर्ड गवर्नर जनरल को किया जा रहा है, मतलब उस पोस्ट को एम्पावर्ड किया जा रहा है। यहां तक सबको क्लियर है ना। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल को एक पावर और दी गई है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी मान लीजिए पंजाब गए, तो भगवंत मान की पावर तो मोदी जी के पास आ जाएगी, लेकिन मोदी जी क्या करेंगे, दिल्ली में अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो सबसे उनके सपोर्टिंग एलिमेंट है, लाइक मोटा भाई, उनको जो है एक जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट कर लें या उप प्रधानमंत्री की पोस्ट पे अपॉइंट कर लें। वही ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पावर दी गई है किसको, गवर्नर जनरल को, कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल में है या मद्रास में है, सॉरी बॉम्बे में है या मद्रास में, मतलब किसी तरीके से बंगाल में नहीं है, तो वो अपनी पावर का यूज करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये वाइस प्रेसिडेंट कहां से आएगा, उसकी काउंसिल का एक मेंबर होगा। यहां तक सबको क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये क्या है कि कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जुडिशियल रिफॉर्म किया। ये जुडिशियल हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसको पावर कहां से मिल रही है, 1793 के चार्टर एक्ट से पावर मिली। ठीक है, क्या कॉर्नवालिस ने क्या किया कि उसने देखा कि देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे कॉर्नवालिस जब आया तो उसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट के लिए उसने क्या कह दिया कि जमींदार जो है वो पूरे गांव की तरफ से हमको लगान देगा, कलेक्टर को देगा। जमींदार कैसे करता है, जमींदार का मसला है, हम 1/10 कमीशन टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का जमींदार को दे देंगे। ठीक है, फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड किसको दे देगा, कलेक्टर को दे देगा। ठीक, और लेकिन जब वो लैंडलॉर्ड कलेक्शन, यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, इन सब चीजों को देखने के लिए क्या होगा, तो कलेक्टर की कोर्ट होगी जिसको हम लोग रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माल अदालत। ठीक है, तो एक माल अदालत का प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रेवेन्यू कोर्ट। देखिए होता क्या, अगर आप मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम निकालते हैं और आप मान लीजिए नायब तहसीलदार की पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, फिर आप कहां जाएंगे, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से डीएम, डीएम से कमिश्नर। ठीक, तो इस बीच क्या होता है, डीएम की भी कोर्ट होती है, लेकिन ये रेवेन्यू की कोर्ट होती है ना। और अगर आप देखते हैं कि फैमिली कोर्ट, अगर किसी के बीच में डाइवोर्स का मसला चल रहा है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा। अगर किसी के बीच में प्रॉपर्टी को लेन देन, प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है तो सिविल कोर्ट में जाएगा। और अगर किसी के बीच में मसला चल रहा है किस बात का, क्रिमिनल मसला चल रहा है, तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो ये जो फैमिली कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ये कहां पे आता है, ये पीसीएस जे के अंडर में आएगा, मतलब जुडिशरी सर्विसेज में आएगा, जुडिशियल सर्विसेज में। और ये जो रेवेन्यू से जुड़ा मतलब वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, वो डीएम की कोर्ट में जाएगा, एसडीएम की कोर्ट में जाएगा, एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में जाएगा, वो नायब तहसीलदार तहसीलदार की कोर्ट में जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कॉर्नवालिस जो लेके आया है वो यहां पे हमको दिख रहा है। तो सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशरी। ठीक है,
the act separated revenue administration from judicial functions, leading to the discontinuation of the mal adalat और रेवेन्यू कोर्ट्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो आगे बढ़े। हिंदी वालों में किसी को कोई डाउट? ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रही मेरी तरफ से, है ना? माल अदालत को हिंदी में माल अदालत बोलेंगे और इंग्लिश में रेवेन्यू कोर्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। और इवन पता है कलेक्टर की हेल्प के लिए एक रजिस्ट्रार कोर्ट भी बनाई गई थी। 100 रुपए तक का जो मसला होगा रजिस्ट्रार उसका जजमेंट देगा, ठीक है। और उसके जजमेंट को फाइनल डिक्री, लॉ में एक वर्ड होता है डिक्री, मतलब फाइनल साइन, जो जब तक कलेक्टर नहीं करेगा तब तक इसके जजमेंट को फाइनल नहीं माना जाएगा। ये सारी की सारी पावर कहां से आ रही? 1793 के एक्ट से। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो आपने देखा, क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर आप लोग 1773 का एक्ट पढ़ के आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कुल मिला के कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उससे जो अर्निंग होती है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मिलती है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह हो गया, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपको अच्छे से पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो है वहां का जो एक्सचेकर, एक्सचेकर को हिंदी में क्या बोलते हैं कोई बता सकता है? कोषाध्यक्ष, ठीक है। जो ब्रिटेन का कोषाध्यक्ष हुआ करता था। ब्रिटेन की पब्लिक ने जो पैसा जमा किया उस ब्रिटेन के एक्सचेकर डिपार्टमेंट में जाएगा। उस एक्सचेकर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेकंड मेंबर है। और प्रीवी काउंसिल के मेंबर, जो ब्रिटेन में जो जजमेंट देने के लिए जो प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी, उस प्रीवी काउंसिल से कोई 4 लोगों को अपॉइंट किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां तक सबको क्लियर आ रहा है? तो इन सबकी सैलरी कहां से आएगी? तो इन सबकी सैलरी कौन है? वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। पेमेंट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। इसी को हम लोग आगे जाके दादा भाई नरोजी बोलते हैं होम चार्जेस, है ना? कि आप क्या कर रहे हैं, इसी को ब्रिटिश ने होम चार्जेस बोला कि होम चार्जेस मतलब रहते वहां पे हैं ऑफिसर्स, आपका भी काम करते हैं ऑफिसर, और उनकी सैलरी आप इंडियन रेवेन्यू पे क्यों डाल रहे हैं? आप कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। क्या चीज क्लियर हुई आपको? टिल 1919 1919 तक ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। हम लोग 1919 में देखेंगे जाके क्या कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। ओके, आगे बढ़े। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी तक हम लोगों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या देखा कि 6 मेंबर होते थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। कहां का? यूके का या ब्रिटेन का, ठीक। एक जो हुआ करता था एक्सचेकर का हेड हुआ करता था। कहां का? यूके का। बाकी के ये 4 मेंबर कहां से आते थे? प्रीवी काउंसिल से आते थे। अब इन्होंने इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या? ठीक। आगे से याद रखिएगा कि 1793 में, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छा डेटा है। जनरली लोगों को ये याद नहीं रहता, लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे कि यहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 और 3, ठीक। और एक कौन होगा? इसका प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट ये भी जो है रॉयल ऑर्डर से डिसाइड होगा कौन प्रेसिडेंट होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब रॉयल ऑर्डर चाहे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कर सकता है, चाहे तो नहीं कर, ठीक। तो एक कौन होगा? द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल चेंज, नाउ कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 जूनियर मेंबर्स हु वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल, ठीक। तो प्रेसिडेंट के अंडर में 2 जूनियर मेंबर होंगे और इन जूनियर मेंबर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये प्रीवी काउंसिल से भी आ सकते हैं और नहीं भी हो सकते। रॉयल ऑर्डर डिसाइड करेगा कौन होगा। क्या चीज क्लियर हुई आपको? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। अनुभव तुमको क्लियर हुआ बेटा? ऋषिका आपको? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वही सैलरीज वाली बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस के जो, भाई देखिए ये 3 ऑफिसर सारा काम थोड़ी करेंगे, इनके अलावा भी यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स भी जो होंगे, उनकी भी सैलरी कहां से जाएगी? इंडियन फाइनेंसेस की जाएगी, ठीक। स्टाफ की सैलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ है उसकी भी सैलरी कहां से जाएगी? वो यहीं से कंपनी जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। और 500
मिलियन पाउंड जो कंपनी 5 लाख पाउंड जो लेने जा रही है कंपनी, वो प्लस ये सैलरी, इतना अमाउंट जो है कंपनी भेजेगी, किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ की सैलरी, इतना अमाउंट भेजेगी। यहां तक क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनीज ऑफिशियल, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंध लगाए गए। क्या प्रतिबंध लगाया गया? कि आप जो कंपनी के जो सीनियर कंपनी के ऑफिसर्स हैं, वो अगर इंडिया छोड़ते हैं तो उनको प्रियोर परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट से। भारत छोड़ने का कारण क्या है ये आपको पहले से बताना होगा, तब आपको यहां से जाने के लिए परमिशन मिलेगी। ठीक, अदरवाइज अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो ये स्वतः मान लिया जाएगा, सो मोटो मान लिया जाएगा एक तरीके से, कि आपने क्या किया है, आपने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक, अगर आपने इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दी है तो मान लिया जाएगा आप छोड़ के अगर इंडिया आ रहे हैं तो आपने रेजिग्नेशन दिया। तो क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कितना सचेत है कि कंपनी के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो कि कंपनी के लिए जो है लॉ मेकिंग बॉडी में हो सकते हैं, या कंपनी की तरफ से लॉ मेकिंग बॉडी में हो सकती, कंपनी क्या करती है, कंपनी इंडिया के नेटिव के लिए लॉ बनाती थी। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, ठीक, इसके अंदर में मुफस्सिल दीवानी अदालत, इसके अंदर में मुफस्सिल निजामत अदालत, ये एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ करता था। और ये जो निजामत अदालत हुआ करती थी एक तरीके से प्रोविंशियल लेवल पे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल यहाँ पे सदर अदालत को देखते थे, सदर दीवानी अदालत को देखते थे। दीवानी अदालत मतलब सिविल और रेवेन्यू, इंडियंस का सिविल और रेवेन्यू, और निजामत अदालत मतलब क्रिमिनल। तो आप जब यहाँ हट जाएंगे तो ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं वो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो जो कॉलोनी है, जो इंडियन कॉलोनी है, वो हो सकता है वहां पे कोई रिवोल्ट हो जाए, वो छूट के अलग हो जाए। क्योंकि 1765 से लेके जो 1772 तक डायरकी चली है बंगाल में, द्वैध शासन जो चला है बंगाल में, उसके अगेंस्ट फकीरों ने, सन्यासियों ने रिवोल्ट किया। उस रिवोल्ट के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा है ना। तो रिवोल्ट होते रहते थे। तो कंपनी के ऑफिशियल्स अगर इंडिया छूट देंगे, छोड़ देंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। साथ ही साथ जो इंडियन नेटिव्स के लिए जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा, और उनको कंट्रोल करने वाली बॉडी आनी नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ड्रॉबैक्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ऑन इंडियंस इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। भाई देखिए, ये ड्रॉबैक्स ब्रिटिश के लिए तो कुछ नहीं, हालांकि इंडिया के लिए तो है। इकोनॉमिक पे भी एक प्रेशर बनने जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ने जा रहा है। 1793 का एक्ट जो है वो एम्पावर्ड कर रहा है, किस बात के लिए एम्पावर्ड कर रहा है? इस बात के लिए कि गवर्नर जनरल जो है वो अपने डिसीजन और तकड़ से ले सकता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को चेंज कर सकता है, परमानेंट सेटलमेंट लेके आ रहा है। ठीक, यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल जो है जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर भी लेके आ रहा है, माल कोर्ट भी लगा रहा है, इतनी सारी अदालतें लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो है इकोनॉमिक्स को लॉस तो हो ही रहा है। और इसी के थ्रू जो है, मतलब यहाँ पे तो नहीं आप कहेंगे कि ये गवर्नर जनरल को जो एम्पावर करता है, गवर्नर जनरल खुद लेके आता है इवनिंग लॉ। इवनिंग लॉ, ये इवनिंग लॉ यही है कि पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर मतलब किसी फिक्स डेट की इवनिंग तक आप जो है लैंडलॉर्ड को पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं इवनिंग लॉ। मतलब कि मान लीजिए ये बंगाल है, और इस बंगाल में मान लीजिए दो लैंडलॉर्ड से ए और बी, और 10 तारीख इसकी है और 15 तारीख इसकी है, तो 10 की इवनिंग तक अगर इसने पैसा नहीं चुकाया तो इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट है वो नीलाम कर दिया। और बी ने अगर 15 तारीख तक, 15 की इवनिंग तक नहीं चुकाया है, तो इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट है वो नीलाम कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग लॉ। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रेशर बने ही रहा है, पॉपुलेशन के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। चार्टर एक्ट 1793 significant negative impacts of the Indian population, exacerbating their subordinate position under British rule। ब्रिटिश रूल के तहत जो भारतीय की स्थिति और बदतर होती चली जा रही है। जो परमानेंट सेटलमेंट, फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट आपको देना, अगर आप नहीं देते हैं तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड है वो आपकी जमीन नीलाम कर लेता है, तो लैंड का सेंट्रलाइजेशन होने लगता है, लोग बहुत परेशान हैं, फेमाइन आने लगते हैं। तो एक्सार्बेटिंग पोजीशन आ जाती है किसके लिए, इंडियंस की आ जाती है अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक, ब्रिटिश शासन के अंडर जो है हम आ चुके हैं, कंपनी के नहीं, ब्रिटिश शासन के अंदर आ चुके हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है भाई? सीधी सी बात है कि यूएसए हाथ से निकल चुका है, फ्रेंच और थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हालांकि फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सफर भी कर रहा है।
लेकिन एक बहुत बड़ी कॉलोनी हाथ से निकल चुकी, इस कॉलोनी के बदले का जो नुकसान है वो कहां से कवर करेंगे, तो वो इंडिया से कवर करेंगे। इसलिए इंडिया को और कंट्रोल करना पड़ेगा, फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट चाहिए, जो कमी यूएस से हो रही है वो हमको यहां से। ये चीज क्लियर होगी आपको, कोई डाउट? आगे बढ़े। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी है इंडियन रेवेन्यू पे जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नेहरूजी इसी को होम चार्जेस के नाम पे ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए बताते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ते हैं, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ 3 टाइम पीरियड में चला। एक देखिए मर्केंटाइल फेज, मतलब क्या, 1765 से लेके 1813 तक ब्रिटेन की क्या पॉलिसी रही, इंडिया में खरीदो, यहां से माल खरीदो बेचो, खरीदने के लिए पैसा यहीं से लो, ठीक। और कहां बेचो, जाके यूरोप में। तो मर्केंटाइल फेज में भी वो यहीं से पैसा निकाल रहे हैं ना। तो कोलोनाइजेशन ऑफ मर्केंटाइल फेज चल रहा है, तो यहाँ पे पैसा जैसे निकालेगा उसको क्या बोल देंगे, तुरंत ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ मर्केंटाइल फेज, ठीक। आगे जाके हम लोग क्या देखेंगे कि 1813 से लेके 1858 तक क्या करेगा, कि ब्रिटेन की कंपनियों को यहां आने का राइट दो, और यहाँ के सारा बिजनेस ट्रेड डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, बर्बाद कर दो यहाँ के ट्रेड को, और इस तरीके से यहां से पैसा निकाल के ब्रिटेन को ट्रांसफर करो, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कोलोनाइजेशन, और ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कोलोनाइजेशन। ये हम लोग आगे देखेंगे जाके 1813 1858 के चार्टर्स में ऐसे प्रोविजन हमको दिखाई देंगे। यहां तक क्लियर सबको, कोई डाउट? ठीक। कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को इसने अनदर 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया, और इसने क्या कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, किसका, इंडियन मार्केट का एक्सप्लॉइटेशन तो होने जा रहा, सीधी सी बात है ना। ज्यादा से ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए लोग क्या करते हैं, भाई आपने लैंडलॉर्ड से बोल दिया कि भाई तुम जो हो 1/10 ले लो, बाकी हमको दे दो। लैंडलॉर्ड चाहे तो बढ़ा भी सकता है, तो किसानों के ऊपर तो प्रेशर बढ़ ही रहा है। आपको फिक्स मिल रहा है लेकिन किसान फिक्स नहीं दे रहा है, लैंडलॉर्ड अपना हिस्सा बढ़ाता चला जाए, तो एक्सप्लॉइटेशन तो हो गई होगी ना, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट ही इंपावर्ड कर रहा है गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल को इंपावर्ड कौन कर रहा है, साथ साथ 1793 का चार्टर एक्ट इंपावर्ड कर रहा है, ये भी आपने देख लिया, ठीक। साथ ही साथ जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी का ऑफिसर्स करने को मिल रहा है, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड करके क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं किसका, इंडियन मार्केट का। यहाँ तक क्लियर। तो अगर मान लीजिए मेंस के पेपर में आता है, वैसे बहुत कम है, यूपीएससी में तो नहीं आने वाला, यूपी पीसीएस में आ सकता है कि भाई इसने क्या किया, क्या नुकसान किया, या इसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए, एग्जामिन करिए, है ना। या आपके एकेडमिक्स एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, और उसके में 1793 के एक्ट को जो है एग्जामिन करने को आ जाए, क्रिटिकल एनालिसिस करने को आ जाए, तो इस तरीके से लिख देगा, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन जो होना जो था उसको सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना, ये कमी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड यूज हो गया। सेंटेंस ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल जो है सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, और धीरे धीरे गवर्नर जनरल एक ऑटोक्रेटिक रूलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो चाहेगा वो कर देगा आगे जाके, और ये सेंट्रलाइजेशन जो है लगातार जारी रहेगा, ठीक है। Another क्या लिखा है, noteworthy aspect of the Charter Act 1793 was its emphasized the Governor General's authority overshadowing the other two presidencies and undermining the concept of decentralization. विकेंद्रीकरण के कंसेप्ट को अंडरमाइन कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक रूलर होता चला जाएगा, क्लियर है चीज आपको, तानाशाह होता चला जाएगा, यहां तक सबको क्लियर। आगे बढ़े। और अल्टीमेटली दिस एक्ट ट्रांसफर द सोवरेंटी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सारा का सारा जो कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जा रहा है, और क्या हो रहा है, कॉलोनियल टेरिटरी बनती चली जा रही है इंडिया, है ना। तो जो बोलते हैं कि अंग्रेज भारत को पहले दिन से जो है शासन करने आए थे, तो हम पूरी तरीके से तो नहीं मानेंगे, हाँ, लेकिन कब से कर रहे हैं, तो ये सब एविडेंसेस है जिनका हमें यूज करना है, कहा, मेंस के क्वेश्चन में, राइट, और कहा हिस्ट्री के क्वेश्चन में। और ये सेगमेंट किसका है, ये सेगमेंट अभी पॉलिटी का भी है, हिस्ट्री का भी, दोनों का भी है, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका 1793 का चार्टर एक्ट।